Brought to you by ITEL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी। ये घटना इसी महीने की है और जगह है जम्मू। आमतौर पर जम्मू कश्मीर की कहानियां थोड़ी कम ही आती हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर या ऐसी घटना के बारे में मुझे पता चला, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। 7 अप्रैल की रात को तकरीबन 7:30-8 बजे जम्मू में गांधीनगर अस्पताल है, वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा आकर रुका और उस रिक्शे से एक महिला अपने पति को लेकर बाहर निकली। पति की हालत बिल्कुल ख़राब थी, बेसुध थी और महिला को भी चोटें आई हुई थी। उसके चेहरे पर हाथ पांव में छिल जाने के निशान थे और जिस आदमी को वो लेकर आई थी अपने पति को, उसके भी सिर में चोट के निशान थे और वो बिल्कुल बेसुध था। तो हॉस्पिटल के लोगों ने पूछा, अटेंड किया, फ़ौरन इमरजेंसी में वो पहुंची थी। तो महिला ने बताया कि मैं और मेरे पति हम दोनों स्कूटी से जा रहे थे, किसी अज्ञात वाहन ने, अननोन व्हीकल ने हमें टक्कर मार दी और उसके बाद बुरा हाल हमारा हुआ। हम वहीं पर काफ़ी देर पड़े रहे, फिर हमें ये ऑटो रिक्शा वाले भाई साहब मिले, इनके साथ मैं अपने पति को लेकर आई हूँ। डॉक्टरों ने दोनों को अटेंड किया, हस्बैंड वाइफ दोनों को चेक किया और चेक करने के बाद डॉक्टरों ने उस महिला के पति को ब्रॉट डेड करार दिया। यह अपने आप में बहुत दुखद बात थी। एक एक्सीडेंट की घटना हुई, जिस एक्सीडेंट में पति की मौत हो गई, पत्नी जो है उसको चोटें आईं, लेकिन बदकिस्मती उसकी भी रही कि उसने अपने पति को खो दिया। बेशक उसकी जान बच गई। तो बहुत ही दुखद घटना थी। हॉस्पिटल वालों ने इस केस को अटेंड किया और चूंकि ये मामला एक्सीडेंट का था तो हॉस्पिटल वालों ने इसके सिलसिले में लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, उसने पूरे सिचुएशन को देखा, समझा। जो महिला थी उसका नाम है शालू देवी, उससे बात किए। शालू देवी ने पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह वो अपने पति के साथ स्कूटी पर सवार होकर जो है पौनी चौक एक इलाका है जम्मू में, और उस इलाके में एक और स्मॉल लोकेलिटी है स्योड़ा। उस स्योड़ा लोकेलिटी से ये महिला अपने पति के साथ स्कूटी पर जा रही थी और उस जगह पर किसी गाड़ी ने इनके स्कूटी को टक्कर मार दी। तो शालू देवी ने पूरा बयान पुलिस को दिया और पूरा घटनाक्रम अपनी तरफ से उसने नैरेट किया। पुलिस ने वो सारी बातें लिखी और पुलिस को ये बात समझ में आई कि किसी अज्ञात वाहन के टक्कर से पति की मौत हो गई, पत्नी बाल बाल बच गई। पुलिस ने उसके पति, जिनका नाम नरेश है, नरेश की लाश को पुलिस ने रिकवर किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इस मामले की जांच शुरू की। अब जांच के तहत पुलिस को उस वाहन का पता लगाना था, उस गाड़ी का पता लगाना था जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया था। तो पुलिस वालों ने जो पौनी चक और सयोड़ा का जो इलाका है, उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसकी स्कैनिंग शुरू की। और जिस वक्त पर, शाम के वक्त ये लोग हॉस्पिटल आए थे, ऑब्वियसली उससे थोड़ी देर पहले बमुश्किल 1 से 2 घंटे के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ होगा। तो पुलिस ने उस सारे टाइम फ्रेम के फुटेज जो है देख डाले, लेकिन पुलिस सारा फुटेज देखने के बाद भी ये समझ नहीं पा रही थी कि एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ होगा, क्योंकि पुलिस को इस तरह की कोई गाड़ी इस स्कूटी के वहाँ होने के दौरान नज़र नहीं आई। और ये अपने आप में जो है कहानी उलझाने वाली थी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि जिस गाड़ी ने भी इनको टक्कर मारी वो गाड़ी कहाँ चली गई, और ये लोग, इन दोनों में से कोई भी उस गाड़ी को देख नहीं पाया। मतलब एक की तो खैर मौत ही हो गई पति की, लेकिन ये जो शालू है इसको चोट लगी है, लेकिन ये गाड़ी का मेक, गाड़ी का नंबर कुछ भी नहीं देख पाई, अज्ञात वाहन। तो ये चीज़ें जो है पुलिस को थोड़ा परेशान कर रही थी, लेकिन पुलिस को इस केस को सॉल्व तो करना था और उस ड्राइवर को भी पकड़ना था जिसकी वजह से एक डेथ हो गया। तो पुलिस ने अब फिर से शालू देवी को पूछताछ के लिए मतलब हॉस्पिटल पहुंची, वो हॉस्पिटल में ही थी और उसका फिर से बयान लिया। इस बार पुलिस ने जब दोबारा शालू देवी से पूछताछ की तो शालू देवी ने पिछली बार एक्सीडेंट की जो कहानी बताई थी उससे ये दूसरी कहानी हूबहू मेल नहीं खा रही थी। मतलब पहले वो बता रही थी कि मैं इस डायरेक्शन से, हम लोग पहुंच रहे थे, गाड़ी उस तरफ से आई। इस बार बताते हुए उसने डायरेक्शन अलग बता दिए। गाड़ी के मेक के बारे में पहले जो सवाल पूछा गया, इस बार जब सवाल पूछा गया तो मेक के बारे में कुछ अलग जवाब दिए। हालांकि
शालू देवी की पूरी कहानी का लब्बो-लुआब तो यही था कि अज्ञात गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, टक्कर मारी, वो गाड़ी भाग गई और मेरे पति और मैं सड़क पर पड़े रहे, फिर हम ऑटो में सवार होकर आ गए। वो बताना यही चाह रही थी, लेकिन उसकी कहानी में, दोनों कहानियों में, मतलब पहली बार जो बयान दिया गया उसमें और बाद वाले बयान में थोड़ा सा फ़र्क पुलिस को नज़र आया। लेकिन पुलिस को लगा कि हो सकता है कि शालू जो है वो नर्वस हो और इतनी बड़ी विपदा उस पर आई है तो वो नहीं बता पा रही हो। पुलिस ने ये तय किया कि वो उस जगह के सीसीटीवी फुटेज को फिर से एग्जामिन तो करेगी ही, साथ ही पुलिस ने यह भी सोचा कि क्यों ना वो गांधीनगर हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज की भी एक बार अच्छी तरह जांच कर ले। तो पुलिस ने गांधीनगर हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज की भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहराई से जांच की और इस क्रम में पुलिस को वो स्कूटी, जिस स्कूटी पर सवार होकर शालू और उसका पति नरेश जो है जा रहे थे और एक्सीडेंट का शिकार उस वक्त हो गए थे, वो स्कूटी भी हॉस्पिटल में ही नज़र आई, इमरजेंसी के पास। पुलिस ये देखकर थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि पुलिस को लगा कि अगर ये एक्सीडेंट हुआ और ये दोनों किसी तरह से ऑटो रिक्शा पर सवार होकर यहाँ तक पहुँचे तो ये स्कूटी जो है ये यहाँ पर कैसे पहुँची। पुलिस को थोड़ा शक भी हुआ। तो पुलिस ने शालू से पूछा कि स्कूटी यहाँ पर कैसे पहुँच गई। तो उसने कहा कि मेरे जानने वाले हैं भानु प्रताप, वो उधर से गुजर रहे थे, उनसे मैंने मदद मांगी तो वो स्कूटी लेकर आए। भानु प्रताप भी इत्तेफाक से उसी गांधीनगर हॉस्पिटल में काम करता था, वहाँ का एम्प्लॉय था। तो अब पुलिस ने भानु प्रताप से इस घटना के बारे में पूछताछ शुरू की। तो भानु प्रताप ने उस एक्सीडेंट को लेकर जो कहानी सुनाई, वो कहानी शालू की सुनाई गई कहानी से और भी अलग थी। कहने का मतलब घटनाक्रम के जो सीक्वेंस हैं, जो एक एक पहलू होते हैं, वो सारे पहलू जो है हूबहू मिलते जुलते नहीं थे। आमतौर पर अगर कोई भी घटना कोई अपनी आंखों से देखता है तो वो जो बात एक बार देख लेता है उसके दिमाग में वो बात जज्ब हो जाती है, घुस जाती है दिमाग में। फिर आप 100 बार भी उससे पूछिए, वो वही बात नैरेट कर सकता है, बता सकता है। लेकिन जब आप कोई चीज़ अपनी आंखों से नहीं देखते हैं या कई बार आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपकी कहानी में जो है वो अंतर आता रहता है। तो इस बार शालू की 2 कहानियों में तो अंतर था ही। इस बार उसका जो जानने वाला था भानु प्रताप, उसी हॉस्पिटल में काम करने वाला एम्प्लॉय, उसने जो एक्सीडेंट की कहानी बताई और शालू ने जो कहानी सुनाई थी उस कहानी में भी अंतर आ रहा था। ऊपर से स्कूटी जो है वो हॉस्पिटल में मिल गई और स्कूटी में इतना ज़्यादा जो है खरोंच या इतना ज़्यादा क्षतिग्रस्त, डैमेज हुए स्कूटी नहीं हुई थी जितनी इस एक्सीडेंट में हो जानी चाहिए थी। तो पुलिस को ये सारी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही थी। इस बीच जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था नरेश की बॉडी का, उन डॉक्टरों ने इसको एक्सीडेंट कम बल्कि सिर पर किसी हेवी ऑब्जेक्ट से हिट करने का मामला ज़्यादा बताया। अब वो डायरेक्ट तो डॉक्टर ऐसा नहीं बताते हैं कि एक्सीडेंट नहीं है या क्या है, लेकिन डॉक्टरों ने ये कहा कि सिर पर किसी भारी चीज़ से, पत्थर जैसी चीज़ से चोट हुआ है और स्कल में फ्रैक्चर होने की बात जो है वो समझ में आई। और ऐसा आमतौर पर तभी हो सकता है जब मान लीजिए कोई भारी चीज़ किसी के सिर पर मारी जाए। तो डॉक्टर ने अपनी तरफ से जो भी वो लिख सकते थे पोस्टमार्टम में उन्होंने ये बातें लिखी और ये सारी बातें पूरी कहानी के संदेह को जो है वो गहरा कर रही थी। अब पुलिस जो है ड्राइवर जिसने एक्सीडेंट किया उसकी तलाश छोड़कर पुलिस ये पता करने में जुट गई कि ये मामला वाकई एक्सीडेंट का है भी या नहीं। फिर पुलिस ने शालू के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। पता चला कि शालू मूल रूप से भद्रवाह की रहने वाली है और ये जो भानु प्रताप नाम का आदमी है जो उस हॉस्पिटल में ही काम करता है, उसके बारे में जब पुलिस ने जानकारी निकाली तो पता चला कि वो भी भद्रवाह का रहने वाला है। तो मूल रूप से दोनों भद्रवाह के हैं, लेकिन यहाँ पर शालू जिस जगह रहती है पौनीचक में, वहीं पर भानु प्रताप भी रहता है। अब पुलिस को इन दोनों के बारे में जब जानकारी मिली तो पुलिस ने फिर इनके मोबाइल फ़ोन के कॉल डिटेल्स यानी CDR निकलवाए और जब CDR निकलवाए तो देखा कि भानु प्रताप के साथ शालू के मोबाइल पर कुछ ज़्यादा ही बातचीत होती है। ये कहानी जो है एक नया मोड़ ले रही थी। जब इन बातचीत का पता चला तो फिर पुलिस ने तय किया कि अब इन दोनों से थोड़ी सख्ती करनी होगी और जब दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो वही बात निकली जिसका डर था। शालू ने इसी भानु प्रताप नाम के आदमी के साथ मिलकर, जो गांधीनगर हॉस्पिटल में काम करता था, अपने पति नरेश की हत्या कर दी थी। नरेश को दरअसल अपनी बीवी शालू के इन रिश्तों के बारे में पता चल गया था। वो भानु प्रताप के साथ उसके मिलने जुलने पर रोक टोक किया करता था। इसी से बचने के लिए या छुटकारा पाने के लिए शालू ने अपने पति को धोखे से एक सुनसान जगह पर बुलाया, खुद पहले बाहर गई,
भानु प्रताप वहाँ पहले से मौजूद था और उन दोनों ने मिलकर एक सुनसान जगह पर एक भारी पत्थर से वार करके पहले नरेश जो है उसके सिर पर वार किया और जब वो वार करने की वजह से बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया तो उसको उठाकर स्कूटी में ही बिठाया और स्कूटी में बिठाने के बाद ये दोनों प्रेमी प्रेमिका ये दोनों उसको लेकर गए उसी सियोड़ा नाम की जो जगह है वहाँ और वहाँ ले जाकर उसको पहले सड़क पर फेंका और उसके बाद खुद भी अपने शरीर पर शालू ने चोटें मारी, चोट लगाई। इस काम में भानु प्रताप ने भी उसकी मदद की और जब उसको लगा कि अब एक्टिंग पूरी हो गई है, चोट भी लग गई है, तो फिर उसने शोर मचाना शुरू किया, एक्सीडेंट हो गया और तमाम बातें। फिर उसने मदद मांगी, ऑटो से वो पहुंची भी अपने पति को लेकर, पीछे पीछे भानु प्रताप भी आया, इत्तेफाक से वो वहाँ पहुँच गया था, ऐसी कहानी बनाई। लेकिन ये कहानी का सच क्या था ये तो अब आप लोगों को पता चल गया क्योंकि पुलिस की तफ्तीश में वो सारी बातें सामने आ गई। तो इस तरह से पुलिस ने फाइनली भानु प्रताप को और उसकी शादीशुदा प्रेमिका शालू देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इल्ज़ाम था शालू के पति नरेश के कत्ल का। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें दो कातिलों ने मिलकर एक मामले को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की और तो और पुलिस और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए एक कातिल ने खुद अपने आप को ही लहूलुहान कर लिया, अपने चेहरे पर भी चोट लगा ली, हाथ पैरों में भी चोट लगा ली, लेकिन इतना करने के बावजूद उसकी साजिश जो है खुल गई और आखिरकार वो गिरफ्तार कर ली गई। अब एक और छोटी सी बात बताता हूँ इस कहानी से अलग हटकर। उन दिनों में जालंधर में था और दैनिक जागरण में मैं काम किया करता था, क्राइम रिपोर्टिंग मैं शुरू से करता रहा हूँ। तो दैनिक जागरण में काम करते हुए एक बार जालंधर के सिविल हॉस्पिटल में मैं पहुँचा तो वहाँ मुझे एक बड़ी अजीब सी बात पता चली। मैंने देखा कि वहाँ कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर, ऐसे लोग मौजूद हैं जो नकली इंजरी मार्क भी बना देते हैं, यहाँ तक कि हड्डियों के टूटने का एक्सरे भी बना देते हैं। अब ऐसा कैसे करते होंगे, ये अपने आप में एक अजीब सी बात थी। तो मुझे पता चला कि अगर किसी का हाथ है, मान लीजिए हाथ की हड्डी अगर टूटा हुआ दिखाना चाहते हैं तो वो एक आयरन वायर जैसी चीज़ जो है यहाँ पतली सी हाथ के ऊपर रख देते हैं और फिर उसका एक्सरे करते हैं। वो आयरन वायर जो है वो हड्डियों के ऊपर क्रैक जैसा मालूम पड़ता है या दिखता है। तो एक्सरे की रिपोर्ट जब सामने आती है तो लगता है कि हाथ की हड्डी टूटी हुई है, उसके बाद हाथ में वो प्लास्टर बांध लेते हैं। तो इस तरह से वो इंजरी फेक करते हैं। इसी तरह से फर्जी चोट भी लगवा लेते हैं और जो लोग अस्पताल में काम करते हैं, चूँकि वो मेडिको लीगल केसेस डील करते रहते हैं और अक्सर जो चोटिल होकर लोग पहुंचते हैं, चाहे मारपीट का शिकार होकर पहुंचे या एक्सीडेंट का शिकार होकर पहुंचे, उनके चोट को देखकर जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग होते हैं उनको अंदाज़ा होता है कि ये चोट किन हालात में और कैसे लगी होगी और उसी अंदाजे का फ़ायदा उठाकर कुछ ऐसे कंपाउंडर्स, वार्ड बॉय और एम्प्लॉयज़ भी होते हैं सरकारी अस्पतालों में जो इस तरह के फेक इंजरी भी किसी के शरीर पे बना देते हैं। अब ये देखिए कितना अजीब मामला है कि एक आदमी ठंडे दिमाग से किसी दूसरे आदमी को घायल कर रहा होता है। वो इसलिए कर रहा होता है कि वो दूसरा आदमी जो है उसका लीगली फ़ायदा उठा सके, ज़रूरत पड़ने पर अपने दुश्मन को फंसा भी सके कि मेरे सिर में जो चोट लगी है वो मेरे दुश्मन ने मेरे सिर पे मारी है। तो इस तरह का खेल भी अस्पतालों में चलता है। पुलिस के लिए सोचिए ये काम जो है कितना मुश्किल होता होगा इन्वेस्टिगेट करना कि कौन सी चोट जेन्युइन है और कौन सी फेक है। अब इसी मामले को लीजिए, इसमें अगर शालू की बात मानकर पुलिस जो है आंख मूंद कर अगर तफ्तीश कर लेती तो ये मामला एक क्लोज्ड केस था जिसमें कभी भी नहीं पता चलता कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि नरेश नाम के आदमी की हत्या हुई। लेकिन यहाँ जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि वो हत्या का मामला है, मतलब वो एक्सीडेंट का मामला है ही नहीं, हत्या का मामला है, क्योंकि शालू ने तो अपने शरीर पर चोटें भी लगवा ली थी। तो बहुत ही अजीब, बहुत ही दुखद और अपने आप में ये कितनी हैरान करने वाली कहानी है कि लोग किसी साजिश को अंजाम देने के लिए किस तरह से सारी हदों से आगे निकल जाते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। तनुमान ने कमेंट किया है, वो बताती हैं कि वो हरियाणा के एक छोटे से गांव से है और रेगुलर मेरी स्टोरी सुनती हैं और जब स्टोरी अपलोड करने में या किसी वजह से देर होती है तो ऑब्वियसली मतलब वो मतलब चाहती हैं कि स्टोरी जल्द से जल्द अपलोड हो। तो एज अ व्यूअर उनको ये अच्छा नहीं लगता। तो खैर मैंने आपकी बात सुनी समझी, मैं कोशिश करूँगा कि ऑन टाइम रहा करूँ। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। रवीश अंसारी साहब ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि 2 दिन के इंतज़ार के बाद शुक्र है आज कहानी सुनने को मिली, लेकिन
जी बिल्कुल, सैटरडे संडे चूँकि मेरी छुट्टी होती है तो उस दिन तो कहानी नहीं होती, लेकिन हाँ मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों की खिदमत में। नीलेश शर्मा जी पोलैंड से हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब हैं और शिवम ध्रुव हमारे दर्शक हैं, छत्तीसगढ़ से हैं मेरे ख्याल से, उन्होंने भी अपना कमेंट लिख के भेजा है। वेल एनालाइज्ड लिखा है। शकुंतला जैन ने थैंक यू वेरी मच। विनय नासवाले जी रेगुलर लिसनर है। दीपक हीरा जी उन्होंने लिखा है कि सर आप थोड़े इरेगुलर हो गए हैं सुप्रतिम भाई, पर मैं समझता हूं चूंकि चुनाव का टाइम है, दूसरे न्यूज़ वालों की तरह क्राइम तक की टीम पर भी प्रेशर होगा काम का। बिल्कुल काम का प्रेशर तो है, लेकिन हमारे प्रेशर का डायरेक्टली चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कमियां मुझ में हैं, कई बार डिले हो जाने की जो वजह है वो मैंने आज आप लोगों को बता ही दी। और परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत स्वागत आपका। एमी शेरगिल बसरा ने भी कमेंट किया है और ये न्यूजीलैंड से हैं, बहुत स्वागत आपका। और ओम ठाकुर ने भी कमेंट किया है। जय श्री राम। ओमवीर सिंह तोमर इन्होंने कहा है। एनीवे थैंक यू वेरी मच। अफगानिस्तान से हमारे एक दर्शक हैं अजान अली इनका नाम है, इन्होंने कहा है कि आवाज़ इतनी प्यारी है, सिंगिंग क्यों नहीं शुरू कर लेते। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। देखिए आवाज़ अच्छी होना और सुर ताल की समझ होना वो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर ये बात सही नहीं होती तो जाहिर सी बात है अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छे सिंगर भी होते, लेकिन वॉइस ओवर या अच्छी आवाज़ का मालिक होना या ऊपर वाले की तरफ से जो मेहर होती है वो मिलना और गले में सुर होना, सुर की समझ होना, सुर की समझ होने के लिए सुर को सुनने की भी सलाहियत चाहिए, तो टैलेंट चाहिए, तो वो चीज़ होना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो खैर आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत धन्यवाद और आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।